बेटे आज इस लेक्चर में हम लोग एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक चार्ट के फॉर्म में दोनों की प्रॉपर्टीज को टेबुलेट करते हैं, एसिड और बेस, राइट। तो इनकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले बेटे अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो जो एसिड होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, मतलब इनका जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। और बेस जो होते हैं आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर का मतलब होता है बेटा कोई चीज इंडिकेट करना। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं, राइट। आगे इसको हम इंडिकेटर डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिड और बेस में अपना कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, राइट। तो उसमें अगर हम देख लें कि इट टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर ये लैब में आपको मिलेगा। और लिटमस पेपर जो है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है। अगर ब्लू लिटमस है और उसे एसिड में डिप किया जाए तो उसका कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेड में। यहां पर अगर हम बात करें तो कलर ऑफ लिटमस इट कन्वर्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। ठीक है, इट टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू, राइट। इसके अलावा फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर होता है। फिनोप्थलीन, ये फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, कलरलेस, राइट। लेकिन बेटा बेसिक मीडियम में इसका जो कलर होता है फिनोप्थलीन का, ये पिंक कलर का होता है, राइट। तो दो पॉइंट हमने यहां पर देखे। एक इंडिकेटर हमारा क्या है, लिटमस पेपर, और दूसरा इंडिकेटर क्या है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक कंपाउंड होता है। तो लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिटमस पेपर का कलर एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, रेड होगा अगर उसे एसिड में डिप किया जाए तो। लिटमस पेपर को अगर बेस में डिप किया जाए तो उसका कलर रेड से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, ब्लू में आ जाएगा। फिनोप्थलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो वो कलरलेस रहता है, लेकिन अगर फिनोप्थलीन को बेसिक मीडियम में ऐड किया जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और यहां भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो एसिड हो या बेस हो, दोनों के जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। दैट मीन्स एसिड एंड बेस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? एसिड और बेस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो वाटर में जो है आयंस में डिसोसिएट होंगे और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस उनका जो सोल्यूशन होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। राइट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी disappear on reaction with base। अगर बेस के साथ रिएक्शन होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, बेसिक प्रॉपर्टी disappear on reaction with एसिड। ठीक है? तो यहां बेटा क्या है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये या ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। राइट? न्यूट्रलाइजेशन। एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर होगा जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेसिक प्रॉपर्टी डिसअपियर होगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिड और बेस के आपस का जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। राइट? ये ऑलरेडी आप लोग जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर बात कर लें तो एसिड्स डिकम्पोजेस कार्बोनेट सॉल्ट्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कार्बोनेट सॉल्ट्स को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। राइट? कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट होता है कार्बोनेट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन बेस जो है डू नॉट डिकम्पोजेस कार्बोनेट सॉल्ट्स। बेस जो है वो कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है। राइट? कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो उसका टेस्ट सॉर होगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देगा, फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मींस एसिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, एक्वस सोल्यूशन में वो आयोनाइज होगा और आयंस प्रोवाइड करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी डिसअपियर होगी अगर एसिड का रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, और एसिड जो होता है वो कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज करता है। उसमें भी सारे एसिड बेटे कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज नहीं करेंगे, जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कार्बोनेट सॉल्ट्स डिकम्पोज कर देंगे। राइट? तो जनरल बात की जा रही है कि एसिड्स कार्बोनेट सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं। राइट? बेस की बात करते हैं तो वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, रेड लिटमस को वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, फिनोप्थलीन अगर बेसिक मीडियम में होगा तो पिंक कलर का होगा, और एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर ऑन द रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ अगर रिएक्शन होता है तो बेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, और बेस जो है जनरली कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज नहीं करते हैं। क्लियर बेटे? तो ये एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद जो टॉपिक हम देखेंगे ये बेटा थियरीज ऑफ एसिड एंड बेस। theories of acids and base। एसिड और बेस, किसी कंपाउंड को कब हम एसिड बोलेंगे कब बेस बोलेंगे, उसके लिए क्या थियरीज दी गई उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें बेटे सबसे पहली जो थियरी है जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना भी है, दैट इज आर्हेनियस थियरी। आर्हेनियस थियरी, आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस बोला जाता है, राइट। आर्हेनियस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहली चीज आप ध्यान देंगे, इट इज अप्लीकेबल। कब अप्लीकेबल है? ओनली फॉर एक्वस मीडियम। ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए अप्लीकेबल है। अच्छा, एक्वस मीडियम आई थिंक सो आप सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक्वस मीडियम का मतलब हो गया जब सॉल्यूशन किसमें हो, वाटर में हो, ठीक, जहां मीडियम क्या हो, वाटर। तो आर्हेनियस थियरी अप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तब है जब सॉल्वेंट हमारा क्या हो, वाटर हो, राइट, पहला पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग जो आर्हेनियस थियरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है, सब्सटेंसेस which gives H प्लस आयन, ठीक, और हम बोले हाइड्रोनियम आयन, चूंकि ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस और हाइड्रोनियम आयन, व्हेन dissolved in water are called acids, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देंगे, उन्हें बेटा हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। क्लियर? And those which gives हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन which give हाइड्रोक्साइड आयन are called बेस, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस या हाइड्रोनियम आयन देगा, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल
जैसे सपोज करो HCl है और HCl को हम वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक, ये H प्लस फिर वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl वाटर के साथ H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, राइट। तो ये कंपाउंड जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एसिड है। क्लियर। और इसका नाम क्या है बेटा, आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, HCl। जैसे H2SO4, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस देगा और सल्फेट आयन, राइट। और ये जो एसिड है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसी तरीके से एसिड है CH3COOH, वाटर में आप ऐड करोगे इन वाटर, ये डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस और H प्लस, राइट। और इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। तो एटलीस्ट इनके नाम आप याद रखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इनके नाम और फॉर्मूले दोनों आप ध्यान रखोगे। क्लियर है। चलो, अब इसके बाद पहली हमारी थ्योरी कौन सी थी बेटे, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक, जो एक्वस मीडियम के लिए थी और जिसके अकॉर्डिंग जो H प्लस देगा वो एसिड और जो OH माइनस देगा वो बेस। क्लियर। तो हमने एसिड के एग्जांपल्स देखे। अब जैसे बेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे NaOH वाटर में हम ऐड करेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। उसी तरीके से बेटा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे डिसोसिएट करिएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। इसका नाम क्या है बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। लाइम वाटर भी इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है। चलिए, अब जो सेकेंड थियरी है, ये वाटर में बेस OH माइनस दे रहे थे तो ये सभी क्या है, बेस है। ठीक, इसके बाद सेकेंड थियरी जो है उसे हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग acids are H plus donor
एसिड्स क्या होते हैं? H प्लस डोनर होते हैं। जो H प्लस दे रहा है वो क्या है? एसिड। वेयर बेसिस आर H प्लस एक्सेप्टर। मतलब जो H प्लस दे रहा है वो एसिड है और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? बेस। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप एक सिंपल वे में जरा समझिएगा। जैसे बेटा आपको मैंने बताया कि जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है। तो आप ये चीज ये जानो, जैसे यहां पर हमने जो है एक सिंपल एरो लगा दिया था, ठीक है ना, लेकिन हम यहां पर ये साइन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूं। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो ये एसिटेट आयन बनाता है और H प्लस बनाता है। लेकिन बेटा एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और इन आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, राइट। मतलब सेम सोल्यूशन में एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, एसिटेट आयन भी प्रेजेंट होगा और H प्लस भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो अब देखो ये होता क्यों है। एसिटिक एसिड H प्लस दिया तो एसिटिक एसिड तो एक्चुअल में किसका काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि ये H प्लस क्या है? डोनर है। H प्लस ये दे रहा है। लेकिन जब एसिटेट आयन H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एसिटिक एसिड में। इसका मतलब ये जो एसिटेट आयन है ये H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, राइट। एसिटिक एसिड जो है ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो एसिटिक एसिड एसिड का काम किया और ये H प्लस जो है इसको एसिटेट आयन एक्सेप्ट करके वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड क्या है तो हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और एसिटेट आयन अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है बात? अब जरा एक चीज और समझना। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी कि HCl प्लस वाटर, राइट, ये H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। अभी हम लोगों ने ऊपर रिएक्शन लिखा था यहां पर। क्लियर बेटा? अब यहां आप देखो HCl ने क्या किया? HCl ने H प्लस दिया, ठीक है, H प्लस डोनर। तो हम बोलेंगे कि जो HCl है वो क्या है? एसिड है, राइट। लेकिन H2O ने इसने क्या किया? इसके H प्लस को एक्सेप्ट किया और H3O प्लस बना लिया। तो इसने क्या किया? ये H प्लस एक्सेप्टर है, H प्लस एक्सेप्टर। तो हम बोलेंगे कि वाटर यहां किस तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? अब आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस जो H प्लस डोनर होता है वो एसिड होता है, और सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बेटा? चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट थियरी है हमारी, थर्ड वन, लेविस एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड बेस का? देखो लेविस एसिड बेस में ये बोला गया कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। whereas bases are electron pair donor। बेसिस क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। क्लियर? एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऑब्वियस सी चीज है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। ठीक, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी जो एसिड्स होंगे, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3+, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी चीज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। H+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में बेटा जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट? इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। सिमिलरली AlCl3, ठीक, ETC सेम। जो बेस होंगे वो क्या होंगे, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल Cl-, OH-, अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, ETC। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी चीज है इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो गए, बेस हो गए। लेकिन जैसे हम वाटर की बात करते हैं या BCl3 की बात कर रहे हैं तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है, तो फिर क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं BCl3 का और वाटर का, राइट? बोरॉन जो है बेटा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 2 3। बोरॉन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, राइट? अब बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके साथ 3 क्लोरीन एटम जो है वो शेयर कर गया। ठीक है, 3 क्लोरीन एटम की शेयरिंग हमने दिखा दी। तो जब 3 क्लोरीन एटम शेयर कर गया तो क्लोरीन का भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके साथ क्लोरीन का भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ। और हमें मालूम है कि जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट की कंडीशन क्या होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है,
राइट। तो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। ऐसे ही हम वाटर की बात कर लें, तो वाटर में बेटा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये ऑक्सीजन जो है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में आ गया। ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन ये दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। और बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर्स। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बॉन्ड से कंफ्यूजन ना हो। ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं इनको हम लोन पेयर्स बोलेंगे, और मॉलिक्यूल्स के पास अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो ये इनको आसानी से किसी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। क्लियर। ऐसे ही बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको और मैं बता दूं, जैसे सपोज करो कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 है, तो आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से कार्बन का जो हर एक एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में शेयरिंग कर गए। ठीक, तो यहां क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन न तो कम है न तो ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ और शेयरिंग कर लिया तो इसके टोटल 8 कंप्लीट हो गए। तो यहां क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल, राइट। यहां क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन अभी हुए हैं, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जहां पर ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 2 4 5 6 7 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, ये किसी को डोनेट कर सकता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, रिच मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे ये लेविस बेस का काम करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होंगे ये लेविस एसिड का काम करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है वो ना एसिड की तरह बिहेव करेगा और ना बेस की तरह। क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जो डिफरेंट एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए थे, लेविस एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस एंड आर्हेनियस एसिड एंड बेस थियरी। क्लियर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को सेपरेट 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। क्लियर बेटे, ओके।